धूल झोंकता हुआ वो हर महीने में 2-3 ट्रिप उस गाड़ी में मारता है। ठेकेदार साथ होता है, ड्राइविंग वो करता है, अपनी कलाकारी से वो पुलिस को ठेंगा दिखाता हुआ माल लेकर यहाँ एक ट्रिप के मिलते हैं 50,000 1 लाख रुपए। हर सप्ताह में ट्रिप शुरू होता है और साल होते होते वो आदमी करोड़पति हो जाता है। अब वो बाप को कहता है कि बापू ये ले स्कॉर्पियो दी और 2 बीघा खेत से तूने मुझे बोलेरो कैंपर दिलाया था, 2 बीघा खेत वापस। बाप के कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिली, चल कुछ कमा तो रहा है, कैसे कमा रहा है नहीं मालूम, कुछ कमा रहा है, चलिए कर लिया, ठीक है। 3-4 साल होते होते उसके घर में 5-7-10 करोड़ रुपए हो गए। तुरंत फार्म हाउस बना बढ़िया, 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई रहने के लिए, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो जैसी 2-3 गाड़ियां खड़ी हो गई। फिर समाज देखता है उसकी तरफ की ये अचानक कहां से कोई कारों का खजाना हाथ लग गया, क्या हुआ, कहां से आ रहा पैसा, इतना पैसा कहां से आया। फिर समाज में आवाज उठनी शुरू होती है, ये तो कुछ 2 नंबर का धंधा करता है, ये बेटा इसका तस्कर हो गया, उससे कमा रहा है। समाज कहता है दूर रहो इनसे, ये तो काला धंधा करने वाले लोग हैं ना, जहर फैलाने वाले लोग हैं, दूर रहो इनसे। भाई भी कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एक भाई को मकान बनाना होता है, उसको 20 लाख रुपए देता है वो, ये ले बढ़िया मकान बना ले, वो खुश हो जाता है, ठीक। दूसरे वाले को गाड़ी खरीदनी होती है, उसको भी गाड़ी देता है, ये ले गाड़ी, वो भी खुश, घर मैनेज हो गया। बाप को स्कॉर्पियो मिली, बड़े भाई को घर बनाने के लिए पैसा मिला और छोटे वाले को अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए पैसा मिल गया, तीनों खुश। अब बचा समाज को साधने की बात बची। फिर वो एक दिन समाज के पास आता, ये अपने गांव का मंदिर बड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, इसका जीर्णोद्धार करना है। लोग कहते हैं हाँ जरूरी तो है, बट अब कहां से पैसा आएगा, बोला मैं दूंगा, ये गर्भगृह बड़ा मैं कराऊंगा और मंदिर में टाइल्स मेरी तरफ से लगेगा। समाज कहता है कि मंदिर का पुनरुद्धार हो जाता है। फिर वो कहता है धर्मशाला जो है अपने कमरे कम है, 2 कमरे और बनने चाहिए और एसी लगना चाहिए गर्मी के टाइम। समाज कहता है कौन करेगा, मैं करूंगा, और धर्मशाले में 2 कमरे और बन जाते हैं, सारे कमरों में एसी लग जाता है। फिर वो कहता है एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी होना चाहिए गांव में, जहां बच्चे बैठ के पढ़े। लोग कहते हैं हाँ मन की बात कहते हैं। तो कहता है ये हॉल रहेगा, इसमें पुस्तकालय होगा, बच्चे पढ़ेंगे और गाहे बगाहे मीटिंग होगी समाज की। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्या बात है। अब वो धीरे धीरे उसकी छवि जो है सो ठीक होने लगी। फिर एक दिन किसी में समाज में किसी के साथ अन्याय होता है और वो आता है कि ये अन्याय कैसे चलेगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना है। पूरा समाज चले, थाने के बाहर घेराव करेंगे, पंडाल मेरी तरफ से होगा, माइक और स्पीकर मेरी तरफ से और दोपहर का खाना मेरी तरफ से, लेकिन धरना दिया जाएगा। समाज के साथ आता है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाता है। समाज उसके साथ खड़ा है, मुद्दा सही है, किसी के साथ अन्याय हुआ है जो नजरअंदाज हो रहा था। पुलिस बैकफुट पे आती है और कार्रवाई हो जाती है मुकदमे में। और सब कुछ सफेद हो गया। अब वो आदमी जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो मंचाशीन होने लगा। वो समाज का अगुआ बन गया, पहरुआ बन गया, अग्रदूत बन गया, नेता बन गया। अब जरा सोचिए, सब कुछ हो गया, मंदिर भी बन गया, धर्मशाला भी ठीक हो गया, पुस्तकालय भी बन गया, एक पीड़ित को न्याय भी मिल गया, पर गया क्या, समाज का क्या गया, युवा पीढ़ी को क्या संदेश गया कि अगर इसके बड़े भाई की तरह पढ़ते तो टीचर बनते, 5-6 लाख रुपए से ज्यादा साल का नहीं आता। पुलिस में जाते 5-6 लाख रुपए कमाते और एड़िया घिसते रहते, कोई पूछता नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना ही परिवार चलाते, खर्च चलाते, जिंदगी गुजर जाती घिसट कर। इस रास्ते पर चलोगे तो ये फार्म हाउस होगा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ियां होंगी और मंच पे समाज बिठा के साफा पहनाएगा, दुशाला उड़ाएगा और हर कार्यक्रम में, हर समारोह में नेतृत्व करने का सुख मिलेगा। और पैसे कितने, 40-50 लाख रुपए खर्च होंगे, 20 करोड़ आएंगे। ये चल रहा है, नहीं चल रहा था। तो ऐसे लोग अगर समाज के पहरुए हो जाएंगे, अगुए हो जाएंगे,
छवि दूत हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, नेता हो जाएंगे, तो हम अपनी पूरी की पूरी पीढ़ी को किधर ढकेल रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, तस्कर बनोगे तो बनोगे नवाब, यही तो सिखा रहे हैं। तो यह तोड़ा जाना है और यह समय है आत्मावलोकन का, अपने गिरबान में झांकने का। यदि मंदिर में टाइल्स नहीं लगता, मोजाइक रहता, तो मंदिर नहीं चलता, चल जाए। धर्मशाला में अगर एसी नहीं लग के कूलर ही लगा होता तो भी लोग रुक लेते। पर अब उस मंदिर में क्या होगा, न जाने कई जवानों की मां जाके वहां पूजा करेंगी, इस बार बच के आ जाए। ट्रिप में गया, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस की गोली का शिकार हो जाए, जेल हो जाए। हे भोले बाबा, हे बालाजी, बच के आ जाए बेटा। यह पूजा उस मंदिर में होगी। और उस धर्मशाला में कौन लोग रुकेंगे? जो जब बेटा सलाखों के पीछे गया या पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो तीसरे चौथे दिन मातम पुरसी के लिए आएंगे, वो उस धर्मशाला में रुकेंगे। फायदा क्या, क्या फायदा है उसका? तो यह समाज को सोचना है। एक क्षणिक फायदे के लिए, एक छोटे से फायदे के लिए ऐसे ठेकेदारों, सौदागरों, अपराधियों के साये में समाज को रहना चाहिए, नहीं रहना। किसको अपना नेता बनाना चाहिए, किसको अपना अग्रदूत बनाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को संदेश जाए कि किस रास्ते पर चलना है। ये वही देश है जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कभी युवाओं के रोल मॉडल। और आज के दिन में हर अपराधी की जाति देखी जाती है। मुझसे कई लोग बोलते हैं साहब एक ही जाति पे कार्रवाई हो रही है, एक ही जाति के लोग पकड़े जा रहे हैं। हम जाति, अपराधी की कोई जाति होती है? अपराधी तो अपने आप में एक प्रजाति है। अपराधी है, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। पुलिस का उसकी जाति से क्या लेना? बट हर अपराधी का जातिकरण और फिर किसी विशेष जाति का अपराधीकरण, यह खेल चल रहा है सिर्फ इसीलिए कि नशे के ठेकेदारों को ऊंचा पायदान बिठाया जा रहा है, इन अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है समाज में। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है, किसी को अपना नेता बनाने के पहले, किसी को ऊंचा पायदान देने के पहले, किसी को साफा पहनाने के पहले यह तो देखा जाए कि यह जो भामाशाह बना बैठा है, यह पैसा कहां से, काली कमाई है या खून पसीने की मेधा उद्यमशीलता की कमाई? जिस दिन समाज यह देखना शुरू करेगा, हम अपनी पूरी आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे सामने बैठे हैं, इनके लिए एक सही रोल मॉडल प्रस्तुत करें, इनके आगे बढ़ने का रास्ता तय करें, इनको मार्ग दिखाएंगे कि किस मार्ग पर चलना। नहीं तो फिर वही होगा कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से कृति उपदेशक वह है। तो यही चलता है। अब फिर हमने जब इस पर शुरू किया, यह सारा जब शोध हो गया हमारा कि अब करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले यह करना है कि यह जो लोग समाज में ठेकेदार बन के बैठे हैं, ऊंची कलर करके बैठे हैं, जिनको लगता है कि ये कानून से ऊपर है, व्यवस्था इनकी मुट्ठी में है, अपने पैसे, अपने प्रभाव, अपनी हैसियत के दम पर किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं, वो यहीं बैठे हैं, 20 सालों से वांटेड है, नशे का धंधा कर रहे हैं, अपराध का धंधा कर रहे हैं, बट कोई इन पर हाथ नहीं डाल। हमने कहा कि इनकी रणक निकाली जाए, इनकी हनक निकाली जाए। तो ऐसे 150 लोगों का चयन किया हमने, जो दशकों से वंचित थे, बीसियों अपराध थे और नशे का कारोबार बदस्तूर कर रहे थे। हमने उनको मोस्ट वांटेड बनाया। और यह, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा और आप सब लोगों को